हेलो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको समझना है, बॉयल्स लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मैक्सिमम टॉपिक इस यूनिट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो कवर कर लिए हैं, और जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं अगर वही टॉपिक आप उसके नोट्स बना के पढ़ोगे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको सफिशेंट है। तो इसमें एक लेक्चर और लगेगा और मैक्सिमम हम इस यूनिट के जो टॉपिक हैं आपको कंप्लीट करवा देंगे। फिर एक दो टॉपिक जो बचते हैं बच्चे, वो हम पूरा तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि इस टाइम हमारे पास टाइम कम है, तो बट मैक्सिमम टॉपिक्स आपके जो हैं वो कवर हो जाएंगे और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सफिशिएंट है। तो आपने क्या करना है बच्चे, बॉयल्स लॉ को अच्छे से पढ़ना है, जो जो मटेरियल मैं आपको भेज रहा हूँ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है बच्चे, बॉयल्स लॉ को समझने से पहले आपको समझना है कि मैंने आपको क्या बताया कि मान लो हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर गैस के क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हमने काइनेटिक गैस थ्योरी में पढ़ा, इक्वेशन में पढ़ा। तो बच्चे मैंने क्या बताया कि रैंडमली अभी जब टेम्परेचर क्या है आपके पास ज़ीरो है, मींस टेम्परेचर आपके पास क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आराम से बैठे होंगे अपनी अपनी जगह पे, इनमें कोई भी कोलिजन नहीं होगी। बच्चे समझना है, जब इनमें कोलिजन नहीं होगी तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, ज़ीरो होगी, मींस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और अगर हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, आई मीन हीट कर देते हैं, जब हम हीट करेंगे तो इट मीन्स टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, हीट एनर्जी को, और वो क्या हो जाएगा उनमें कि अब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर कोलिजन हो जाएगी। ठीक है, वो टकराएंगे अपने साथ भी और वॉल के साथ भी टकराएंगे, कोलाइड करेंगे। अब कोलिजन होने से मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, और कोलिजन से क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये केस तब हो रहा है जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कोलिजन भी नहीं होगी, एज अ रिजल्ट काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, उनके अंदर कोलिजन होगी और कोलिजन से काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मींस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो आपको पता है कि उसकी क्या होती है, वेलोसिटी होती है मॉलिक्यूल। और जब मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी होगी। और मीन्स अब देखो, जब टेम्परेचर जीरो था, कोलिजन नहीं हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या थी, जीरो थी, कांस्टेंट थी। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी भी क्या थी बच्चे, कांस्टेंट थी, क्योंकि मॉलिक्यूल मूव ही नहीं कर रहे थे। लेकिन जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, मॉलिक्यूल्स की कोलिजन हुई अपने बीच में भी और कंटेनर की वॉल के बीच में भी, तो उससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, मींस मॉलिक्यूल ने मूव करना शुरू किया और उनकी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी जो है बच्चे वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यही कहता है कौन, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ यही चीज़ कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो एक मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर वेलोसिटी जो होती है वो भी कांस्टेंट होती है, और जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम इसकी क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, और इक्वेशन को आपने अच्छे से समझना है। सिंप्लीफाई करके मैं इसके नोट्स भी आपको भेज रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप समझ लो। देखो, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या कहती है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर लिया उसमें हमने ड्राइव किया था कि पी वी इज इक्वल टू 1/3 mnc²। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये आप हमने इक्वेशन ड्राइव की थी जिसमें पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, एम इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल, एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड सी इज द velocity ऑफ मॉलिक्यूलर velocity। याद रखना, सी इज द मॉलिक्यूलर velocity ऑफ द मॉलिक्यूल। ये हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन में निकाला था। ठीक है बच्चे, कुछ इसमें नई बात नहीं है। दूसरा, हमें पता है, वी नो दैट, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है,
तो आपने ये फिजिक्स के अंदर पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, 1/2 mc²। ये होती है काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन। m इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल एंड c इज द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। ये इसकी इक्वेशन होती है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मींस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को। पी वी सेम आ गया, 1/3 mnc²। समझना है, इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वन, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट कुछ नहीं हो गए तो इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 1/3 mnc² इंटू, इसको काइनेटिक एनर्जी वाली को करेंगे 1/2 mc²। ठीक है बच्चे, आर पी वी इज इक्वल टू, इनमें कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे m कॉमन है और c² जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो आप ले लो किसको, mc² को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास 1/3 बचा ये वाला, इंटू साथ में क्या बचा, 1/3 के साथ क्या है, n है, n आप कहीं भी लिख सकते हो बीच में। ठीक है, इंटू 1/2 इंटू 1/2, समझना बच्चे। अब क्या है, आर पी वी इज इक्वल टू mc²। आपको पता है इनमें मल्टीप्लाई है, तो जब मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो इनमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो क्या होगा, 2 × 1 2, ये आ गया 2 × 1 2 अपॉन 3 इंटू, तो बच्चे क्या हुआ, 2/3 इंटू 1/2 और इसके साथ में क्या है, n। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू, देखो 2/3 इंटू क्या है 1/2 और आगे क्या है m और mnc²। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो निकल जाएगी। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ ये कहता है कि ये देखो ये वाला पोर्शन जो है ये काइनेटिक एनर्जी का है, mc² का, हमने किया ना मल्टीप्लाई किया, ये राइट हैंड साइड वाली। तो बॉयल्स लॉ कहता है कि भाई जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे तो क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। तो इट मीन्स अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो जो हमारी इक्वेशन की राइट हैंड साइड है वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। तो इस इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी जो राइट हैंड साइड है, तो इट मीन्स जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो ये वाली साइड हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो मीन्स क्या आया, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर हम इसको v को निकालें, इसमें यहाँ से वॉल्यूम को निकालें, तो जो ये वाला है, ये वाला, ये इसके कहाँ चला जाएगा, रेसिप्रोकल में। आपको पता ही है p कहाँ चला गया, यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं अब इक्वल टू और कांस्टेंट जो है, जब हम प्रोपोर्शनलिटी को बताते हैं तो क्या आता है, इक्वल टू और कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी को हम हटा रहे हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, ये प्रोपोर्शनलिटी आएगा। तो हम लिख सकते हैं v इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ये कहता है हमारे पास क्या, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ यही कहता है कि जब टेम्परेचर 0 होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, 0 होती है। और वो कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। और इससे हमने निकाला कि वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में जो होता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है एज पर टू द बॉयल्स लॉ। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आप इसको रिपीट करके वीडियो को देख लें। हाँ तो बच्चे, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आइडियल गैस इक्वेशन। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम में पूछा गया है, क्योंकि इन टॉपिक से ये क्लियर हो जाता है। सिलेबस में आपको सिर्फ बॉयल्स लॉ दिया हुआ, लेकिन आपको ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। तो बच्चे आइडियल गैस इक्वेशन को हमने फाइंड करना है। तो देखो इसके बहुत सारे लॉज हैं, जैसे बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, और तीसरा कौन सा, एवोगाड्रोस लॉ हो गया। लेकिन आपके सिलेबस में बॉयल्स लॉ दिया हुआ है, तो बॉयल्स लॉ को हमने डिस्कस किया।
लेकिन इन तीनों लॉ से हमारे पास क्या निकलेगा, आइडियल गैस इक्वेशन। तो वो लॉ भी मैं आपको सिंपली यहाँ पे बता दूंगा। आइडियल गैस इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है बच्चे, अकॉर्डिंग टू, ये सब मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ परेशान होने की नीड नहीं है, बस ये मटेरियल तैयार करो, आपका एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है बच्चे, अभी हमने निकाला। बॉयल्स लॉ हम कहता है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ऐसा ही निकाला हमने। एट कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर जब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, याद रखना है। बॉयल्स लॉ ने ये कहा और हमने फाइंड भी किया। सेकंड, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, याद रखना आपने इतना कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। याद रखना है कि जब चार्ल्स लॉ ये कहता है कि जब कांस्टेंट, जब हम प्रेशर को एक जैसा रखेंगे, जीरो रखेंगे, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, के मींस वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, कि जितना जितना हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे उतना उतना उसकी वॉल्यूम जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम उसकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो बच्चे आपको याद रखना है क्यों बढ़ती जाएगी, कि उसकी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कोलाइड करना शुरू हो जाएंगे, फैलना शुरू हो जाएंगे। तो फैलेंगे तो ऑब्वियस है उसकी वॉल्यूम क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि चार्ल्स लॉ ने क्या कहा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर, कि जब कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द गैस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द गैस भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। याद रखना है, ये किसने कहा, चार्ल्स लॉ ने। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोज लॉ, थर्ड, एवोगाड्रोज लॉ क्या कहता है, अब मान लो आपको आ जाता व्हाट इज चार्ल्स लॉ, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि चार्ल्स लॉ कहता है कि व्हेन देयर इज द कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, के आएगी व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल इंक्रीज एंड व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी डिक्रीज। तो इसका फैक्ट फिर आपने साथ में क्या लिखना है कि एज वी नो दैट एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल अकर एंड देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विल इंक्रीज एंड एज अ रिजल्ट दे विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस एंड हेंस वॉल्यूम ऑफ द गैस विल इंक्रीज। इससे आप बहुत कुछ लिख सकते हो, ये याद रखना है। एवोगाड्रोज लॉ क्या कहता है, ये आपने 11th में भी पढ़ा है। एवोगाड्रोज लॉ कहता है कि V वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, कि कितने मोल्स हैं गैस के, याद रखना है। N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, लेकिन यहाँ पे क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एवोगाड्रोज लॉ में टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखा और प्रेशर को भी कांस्टेंट कहा, और कहा कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, के जितने हम नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जितने नंबर ऑफ मोल्स को डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इतना याद रखना है आपने। दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ मल्टीप्लाइंग, याद रखना है आपने इक्वेशन को कैसे निकालेंगे हम, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशन को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। शाबाश। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखो क्या है, तीनों में क्या है इक्वेशन में, V और V है ना, वॉल्यूम है तो हम एक V लिया कॉमन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या है, पहले 1/P, ये बोला किसने, बॉयल्स लॉ ने, फिर कहा T, ये कहा चार्ल्स लॉ ने, और फिर कहा अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है इनटू N, N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, मल्टीप्लाई करना अब हमने इसको। ठीक है बच्चे, अब V प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएंगे तो क्या आता है बच्चे, कांस्टेंट इक्वल टू R, R इज द गैस कांस्टेंट, याद रखना है, R इज द गैस कांस्टेंट, इन अपॉन P आ गया, क्योंकि R को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, R आएगा, अपॉन P इंटू T इंटू N। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे P को V के साथ, P इंटू V इज इक्वल टू NRT। ये आपने क्वेश्चन सुनी होगी, देखी भी होगी। तो ये ऐसे फाइंड हुई बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोज लॉ से। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, R इज द गैस कांस्टेंट, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे PV इज इक्वल टू NRT, तो ये हमारे पास कौन सा बच्चे, आइडियल गैस इक्वेशन है।
तो इसके नोट्स भी मैं आपको भेज रहा हूँ बच्चे, आपने अच्छे से रीड आउट करने हैं। और इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के थ्रू, वो भी उसके नोट्स भी मैं भेज रहा हूँ, वो आपको रीड आउट करने हैं। और फिर आपको उसमें कोई इशू आता है तो आपको मुझे बताना है, उसके ऊपर मैं फिर एक वीडियो बना के आपको सेंड करूँगा। और उसके बाद हम आगे वाला यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।